तो दोस्तों आप सभी को पता है कि MRF टेंडर को लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से लगातार अपनी सरकार को अपडेट्स दिए गए हैं और किस तरह की वायुसेना की यहाँ पर कमी है, वायुसेना को किस तरह की रिक्वायरमेंट्स है, ये लगातार डिफेंस मिनिस्ट्री को बताया जाता रहा है। और अब दोस्तों आपको बता दें कि हमारी वायुसेना की तरफ से कुछ ऐसे अपडेट्स दिए गए हैं जहां पर एक नया अपडेट यहां पर MRF टेंडर को लेकर निकल कर आया है। और सच मानिए कि MRF टेंडर अभी भी यहां पर लाइव है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से यहां पर कई सारे जानकारों का मानना है कि MRF टेंडर को बहुत ही जल्द यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर MRF टेंडर के तहत जो फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट किए जाने थे उनको भारतीय वायुसेना अब स्वदेशी रूप से बनने वाले फाइटर जेट्स के रूप में रिप्लेस करेगी। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर कौन सा अपडेट निकल कर आया है हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सीधे चलते हैं वीडियो पर। अब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना की तरफ से यहाँ पर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स को सामने रखा गया है जो कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के सामने बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस को खड़े कर सकता है। अब दोस्तों ये तो साफ है कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में अभी फाइटर जेट्स की काफी ज्यादा कमी है, और ऐसे में जितनी भी स्क्वाड्रंस अभी भारतीय वायुसेना के पास है वो काफी कम है। और ऐसे में यहाँ पर टू फ्रंट वार अगर छिड़ता है तो भारतीय वायुसेना यहाँ से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास अभी 30 से 31 स्क्वाड्रंस मौजूद हैं, जबकि भारतीय वायुसेना यहाँ पर साफ तौर पर कह चुकी है कि हमें कम से कम 42 स्क्वाड्रंस अपने बेड़े में शामिल करनी पड़ेंगी। हालांकि भारतीय वायुसेना की तरफ से वर्ष 2021 में 83 तेजस MK बनने का ऑर्डर दिया गया था, और अभी हाल ही में 97 फाइटर जेट्स के यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है जो कि तेजस MK-1A होने वाले हैं। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा जा रहा है कि MiG-21 जो फाइटर जेट्स हैं उनका यहाँ पर रिप्लेसमेंट ये 97 तेजस MK-1A हो सकते हैं, जिनका प्रस्ताव अभी भारतीय वायुसेना के सामने रखा गया है। लेकिन जैसे ही ये 97 फाइटर जेट्स का जो अप्रूवल है वो निकल कर आया था, तुरंत ही डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर कई सारे ऐसे जानकार हैं जिनका ये मानना था कि अब यहाँ पर तेजस MK-1A फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी MRF टेंडर चल रहा था जिसके अंदर भारतीय वायुसेना यहाँ पर 114 लड़ाकू विमानों को खरीदने वाली है, उसको यहाँ पर रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि तेजस जो प्रोग्राम है वो अपनी जगह है और MRF टेंडर का जो महत्व है वो अपनी जगह है, यानी कि दोनों पूरी तरह से अलग हैं। और अभी भी MRF टेंडर के तहत भारतीय वायुसेना 114 लड़ाकू विमानों को लेगी, जिसके अंदर इन सारे लड़ाकू विमानों को 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट के रूप में रखा जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि MRF टेंडर को लेकर कई सारे अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आए हैं और ये टेंडर काफी आगे जा चुका है। और ऐसे में MRF टेंडर के तहत एक बड़े बजट को यहाँ पर लगना है जो कि $20 बिलियन का होना है, और इसी के तहत कई सारे देश हैं जो कि इंटरेस्ट ले रहे हैं और कई सारे देशों की तरफ से इस फाइटर जेट के टेंडर के अंदर अपने फाइटर जेट्स को उतारा गया है। अब दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो रिक्वेस्ट का अप्रूवल है वो बहुत ही जल्द यहाँ पर मिलने वाला है, लेकिन भारतीय वायुसेना की यहाँ पर शर्त एक ही है कि जो भी फाइटर जेट्स को यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट किया जाएगा उनका निर्माण भारत के अंदर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर MRF टेंडर को लेकर नया अपडेट भारतीय वायुसेना की तरफ से ये निकल कर आ रहा है कि पहले यहाँ पर भारतीय वायुसेना के लिए जो 114 लड़ाकू विमान है उनको भारत में बनाना था और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करना था, लेकिन अब जो भी लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ भी यहाँ पर उनको बनाकर चलना पड़ेगा, और लोकल मैन्युफैक्चरर जो भी पार्ट्स को यहाँ पर बनाएंगे उनको इसके अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। साथ ही भारत के अंदर जितने भी वेपन्स हैं उन सबको इस फाइटर जेट के अंदर इंटीग्रेट कराना होगा, जो कि नया फाइटर जेट यहाँ पर बनाया जाएगा। ऐसे में आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं कि अस्त्र 1, अस्त्र 2 और आने वाली अस्त्र 3 मिसाइल को भी यहाँ पर इंटीग्रेशन कराया जाएगा। और साथ ही भारत के अंदर जो भी एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम यहाँ पर बनाए जाते हैं उन सबको इसके अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। और जो भी यहाँ पर MRF टेंडर के तहत मैन्युफैक्चरर होंगे उनको यहाँ पर इंश्योर करना पड़ेगा कि भारत के अंदर जितनी भी मिसाइल और जितने भी बॉम्बिंग सिस्टम है उन सबको इसके अंदर इंटीग्रेट करा के ही भारतीय वायुसेना को इनको सौंपा जाएगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 2021 में RFI जब जारी किया गया था तो यहाँ पर 5 से 6 मैन्युफैक्चरर्स को चुना गया था, और इन सारे मैन्युफैक्चरर ने इस पर सहमति भी जताई थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि रशिया को इस पूरे प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि रशिया ने अपने Su-57 और Su-75 फाइटर जेट को इसके अंदर नहीं उतारा था। लेकिन जो यहाँ पर प्रबल दावेदार थे, आप फ्रांस को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए या फिर ग्रिपेन फाइटर जेट्स को ले लीजिए, इन तीनों में से ही कोई एक विजेता यहाँ पर
घोषित किया जाएगा। हालांकि भारतीय वायुसेना की तरफ से ये रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है कि भारतीय वायुसेना के लिए इनको फोर्सफुली इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा, बल्कि ये पूरा जो प्रोसेस है एक चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिसके अंदर पहले कुछ मिसाइलों को यहाँ पर प्रोसेस के तहत इंटीग्रेट किया जाएगा। उसके बाद में दूसरे चरण में और तीसरे चरण में अलग अलग मिसाइलों को इंटीग्रेट किया जाएगा। ऐसे में भारतीय वायुसेना यहाँ पर क्लियर कर चुकी है कि लोकल जो मैन्युफैक्चरर है उनके जितने भी पार्ट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे उनको यहाँ पर प्रॉपर्ली इंटीग्रेट किया जाएगा और ध्यान रखा जाएगा कि भारत के अंदर जब इसको डेवलप किया जाएगा तो लोकल मैन्युफैक्चरर से ज्यादा पार्ट्स को यहाँ पर डेवलप कराया जाएगा, जिससे कि आप मान के चल सकते हैं कि इस पूरे फाइटर जेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स को इंडिजीनियस रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सच है कि आज नहीं तो कल इन सारे वेपन सिस्टम को इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा और ये वायुसेना की तरफ से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि जब ये भारतीय वायुसेना के अंदर पूरी तरह से इंटीग्रेशन चल रहा होगा तो ये लगातार हमारे सारे वेपन सिस्टम को इसके अंदर इंटीग्रेट करते हुए वायुसेना को यहाँ पर हैंडओवर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सोचिए कि आज भारत फ्रांस के अंदर इस तरीके के वेपन सिस्टम को लगाने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए फ्रांस से अलग तौर पर यहाँ पर मंजूरी मांग रहा है, जिसकी वजह से आपको पता है कि इसमें काफी ज्यादा डिले का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि फ्रांस हमेशा से भारत के पक्ष में रहा है और भारत जो भी चाहता है उसको मंजूरी दे दी जाती है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि भारत अब MRF टेंडर के अंदर 114 लड़ाकू विमानों को खरीदेगा, तो उसके अंदर हमारी वायुसेना को हैंडओवर करने से पहले सारे वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करा लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका ऐसा देश है जो कि दूसरे देशों को अपने फाइटर जेट्स को सेल करता है, लेकिन वेपन सिस्टम को उनके हिसाब से इंटीग्रेट नहीं करता, बल्कि अपने वेपन सिस्टम को उनको लेने के लिए राजी करता है। जिससे होता यह है कि जो लोकल कंट्री है जिसने अमेरिका के फाइटर जेट्स को खरीदा है उसको अपने वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट नहीं करने दिया जाता, बल्कि अमेरिका से सारे वेपन सिस्टम को खरीदने पर मजबूर कर दिया जाता है। और यही आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे देश के अंदर अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं, उनके अंदर भी कई सारी ऐसी मिसाइल हैं जो कि अमेरिकन है और उनको अमेरिका से इम्पोर्ट किया जाता है। और दोस्तों अगर सही मायने में देखा जाए तो हमारी नौसेना के लिए जो सुपर हॉर्नेट 18 को चूज किया गया था उसको यहाँ पर रिजेक्ट करने की जो मेन वजह थी वो भी यही मानी जा रही है। ऐसे में कई सारे एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना था कि राफेल के मुकाबले में सुपर हॉर्नेट 18 भारतीय नौसेना को ज्यादा पसंद था, लेकिन यहाँ पर भारतीय नौसेना के लिए भारतीय वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट अमेरिका के द्वारा नहीं किया जा रहा था और ये एक सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से सुपर हॉर्नेट 18 को इस पूरी डील से बाहर कर दिया गया था। और दोस्तों इसीलिए आप समझ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के द्वारा इन सारे मैन्युफैक्चरर्स को पहले ही आगाह कर दिया गया है कि हमारे वेपन सिस्टम यानी कि भारत के वेपन सिस्टम को MRF टेंडर के अंदर जो भी फाइटर जेट बनाया जाएगा उसके अंदर इंटीग्रेट करके देना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पर जो मेन रडार्स हैं और साथ ही उनके सोर्स कोड हैं उनको भी भारतीय वायुसेना को यहाँ पर हैंडओवर किया जाए, यानी कि भारतीय वायुसेना के अंदर पूरी तरह से इसको शेयर किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में जब भारतीय वायुसेना के अंदर किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन करना चाहती है तो उसको कर लिया जाए। और यहाँ पर आज जो भी मैन्युफैक्चरर्स है उनको सबसे ज्यादा परेशानी इसी बात की है कि वो अपने सॉफ्टवेयर को यहाँ पर नहीं देना चाहते और सोर्स कोड को यहाँ पर शेयर नहीं करना चाहते। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो यही है कि क्या भारतीय वायुसेना की तरफ से जो भी यहाँ पर कंडीशंस रखी गई है वो ये सारे मैन्युफैक्चरर्स क्या उन्हें कंप्लीट कर पाएंगे। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो डसॉल्ट एविएशन यहाँ पर इस बात को समझ चुका है कि भारतीय वायुसेना और भारत के हिसाब से अगर इंटीग्रेशन करके वो सारे प्रोजेक्ट के अंदर देगा तो ही वह इस पूरी डील में रह सकता है, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से चाहता है कि इस $20 बिलियन की डील को वो किसी भी हालत में अपने हाथ से ना जाने दे। और ऐसे में अमेरिका और फ्रांस के बीच में ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि अमेरिका यहाँ पर भारतीय वायुसेना की शर्तों को मंजूर करता है या फिर डसॉल्ट एविएशन। दोस्तों देखना यहाँ पर यह होगा कि भारत अब MRF टेंडर को लेकर F-15EX के साथ जाता है या फिर राफेल के F4 वेरिएंट के साथ जाता है। वैसे दोस्तों आपका यहाँ पर क्या मानना है कि भारत को यहाँ पर कौन से फाइटर जेट के साथ जाना चाहिए? आप अपना व्यू हमें नीचे कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।